प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों का। सबसे पहले मैं अटल जी आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ी सौगात राजस्थान के लोगों को दी गई है। क्या ये सौगातें लोकसभा चुनावों को देखते हुए दी गई है? ये लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसलिए राजस्थान के लोगों को ये सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। देखिए, जब भी ऐसा नहीं है, जब भी मोदी जी आते हैं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि विकसित भारत की तरफ हमारे बढ़ते कदम है। बीजेपी ने विकसित भारत का एक सपना देखा और उसी के लिए वो आगे चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी मोदी जी आएंगे वो अलग अलग तरीके से अपनी जनता को कुछ ना कुछ देकर जा रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं और उसी की तरीके से हम आगे चल रहे हैं कि भाई जैसे पहले से ये जो अभी बजट के अंदर था कि 1 करोड़ लोगों को सोलर लगाएंगे, तो वो 1 करोड़ लोगों को सोलर के पीएम सूर्य घर की योजना देकर गए हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई 75,000 करोड़ उस पर खर्च होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी मध्यम वर्गीय परिवार को और जो मध्यम से नीचे वाले परिवार को है। तो बहुत बड़ी सौगात है इसको देखें तो। दूसरा, जयपुर के अंदर अगर आप राजस्थान में देखो तो अभी ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है और खातीपुरा स्टेशन को सैटेलाइट के रूप में करना था, तो इस कारण से उसको बढ़ाया जा रहा है खातीपुरा रेलवे स्टेशन को। तो उसके लिए बजट एलोकेशन करके गए। बांदी कोई आगरा जो सब स्टेशन उस स्टेशन है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो मोदी जी को आप लोकसभा से कनेक्ट मत करिए कि वो लोकसभा को लेकर के और लोगों के लोक लुभावन करते हैं, ऐसा नहीं है। विकसित भारत को अगर आप देख करके और मोदी जी को फिर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एक एक करके हर वर्ग को, युवा को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को लेते जा रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है और उनके साथ साथ भारत की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और भारत का विदेश के अंदर जो एक मान सम्मान है वो बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो उसकी तरफ भी अग्रसर है। आबू धाबी में देखिए आप मंदिर का होना, और क्या भव्य मंदिर बनाया गया है। और आप देखिए वहाँ के जो मुस्लिम शहजादे हैं, उन्होंने जितनी जमीन मांगी गई उससे डबल दी गई। तो आप ये क्या है, विदेश नीति की है। पहले क्या था, पहले तो हमारे यहाँ पर वाराणसी का मंदिर भी ढक दिया जाता था और ये बोलते हुए कि दूसरे लोगों की भावनाएं आहत ना हो जाए। ठीक है। आप याद करो कि नेहरू जी के टाइम जब ब्रिटिश बहुत सारे ब्रिटिश लोग आते थे तो या दूसरे यहाँ आबू धाबी से शहजादे वगैरह आते थे तो बहुत सारे मंदिरों को ढक दिया जाता था, ये कहकर के कि दूसरे की भावना। तो बोलने की बात है। आप देखिए नेहरू जी ने क्या संदेश दिया कि भारतीय लोग आलसी है और वो दिमाग से विकसित नहीं है। और यही प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया कि नहीं, हम सामर्थ्यवान हैं और उठो जागो। वही विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो। उस तरह का आह्वान काश नेहरू जी ने किया होता तो हमारी जो आज विकसित भारत की कल्पना है वो कब की साकार हो चुकी होती। लेकिन एक प्रधानमंत्री यदि पूरी जनता को लोकसभा जैसे मंच पे ये आह्वान करता है कि भाई भारतीय लोग आलसी हैं और दिमाग से कमजोर हैं, तो आप सोचो कि किस मानसिकता के साथ हमारे पुराने लोग बड़े होंगे। उन्हें केवल अपने रोटी की चिंता होगी, इससे ज्यादा तो बेचारों ने सपने ही नहीं लिए होंगे। तो हम थोड़े डिले हो गए। हमारा आज जो आप ये देख रहे हो कि लोकसभा को लेकर के या किसी और चीज के लिए ये लोक लुभावनी चीजें हमसे आप उम्मीद भी मत रखो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनसे तो कतई नहीं, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है
कि विकसित भारत तक वो रुकेंगे नहीं। ये लोक लुभावनी बातें भारतीय जनता पार्टी से भरत मेघवाल जी का रुख करना अपेक्षा मत चाहूंगी। रखिए। ठीक है, सुना और ठीक है भरत मेघवाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना विजन है और ना ही रोड मैप है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं पीएम के इस बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री चाहे देश के कोई भी होते हैं, उनकी बात का एक वजूद होता है। जब वो अपनी बात को कहते हैं तो लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई सत्यता होगी, लेकिन जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान देना शुरू हुए, तब से उनकी सत्यता पर, उनके बयानों पर से विश्वास उठने लगा। हमें याद है 2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने वाले थे, उससे पूर्व उन्होंने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दिए जाएंगे, पेट्रोल डीजल को कम कर दिया जाएगा, जो डॉलर है डॉलर की कीमतों को कम कर दिया जाएगा, 15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। वो कभी भी वादे पूरे नहीं हुए। उसके बाद नोटबंदी की बात आई, इन्होंने कहा 50 दिन दे दीजिए, देश का सारा काला धन है जो वापस से है, जो हम लोगों के पास आ जाएगा और काला धन चलेगा नहीं। वो बातें इनकी सत्य नहीं हुई किसान। भरत जी, 2019 में फिर जनता ने क्यों भरोसा जताया बीजेपी पर? देखिए, चुनाव जीतने के बहुत हथकंडे होते हैं, चुनाव जीतने के बहुत हथकंडे होते हैं। अभी देखा जा रहा है कि इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रभाव बनाकर, विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर सरकारों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर सरकारें बनाई जाती है, वो पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सहारा ले रही है, वैसे ही क्या का जजमेंट आया है कि इलेक्ट्रॉन, कांग्रेस ने भी तो इंडिया गठबंधन का सहारा लिया है भरत जी, इसे ही तो राजनीति कहते हैं। कांग्रेस ने सहारा नहीं लिया, कांग्रेस ने साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और हर एक गांव कस्बे के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और सभी विपक्षी गठबंधन एक होकर अगर किसी लोकतंत्र को बचाने के कार्य कर रहे हैं तो वो सहारा लेना नहीं कहा जाता। और आपने कहा यही राजनीति है। राजनीति ये नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए, लोकतंत्र को दबा दिया जाए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को आप भ्रष्टाचार के पैसे से खत्म करते। आप बता दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वो कहां तक पूरे हुए? राजस्थान में चुनाव के समय में कह के गए थे कि ये मेरी गारंटी है, पेट्रोल डीजल पे से वैट खत्म हो जाएगा। आज 2.5 महीने हो चुके हैं राजस्थान में सरकार को बने हुए, मात्र एक कैबिनेट की बैठक हुई है और एक भी ऐसा निर्णय इन्होंने पारित नहीं किया जो जनता को लाभान्वित कर सके। सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति की जाती है लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये सब चीजें बताती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोग लुभावन वादे करके सत्ता में आने का काम करती है। आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव है, रिजर्व बैंक के ऊपर दबाव है, यहां तक कि आप ये देखिए ईडी सीबीआई तक का गलत से गलत उपयोग किया जाता है। अभी मैं सुन रहा था जिस तरीके से अटल जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि कम से कम टीवी चैनल्स के ऊपर तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह जरूर कहा था कि भारत के जो लोग हैं वो कम मेहनत करते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें हमारे आलस को त्याग कर 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय कांग्रेस को इस देश की बागडोर मिली थी उस समय इस देश के अंदर बहुत सी कमियां थी। हमने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया, हमने महिलाओं को अधिकार दिया, हमने मतदान का अधिकार दिया, हमने महिलाओं को राजनीति में आने का अधिकार दिया। आज ये देश 2014 के अंदर जहां पर लाकर खड़ा किया है, अटल जी आपको भूलना नहीं चाहिए, उसके अंदर न जाने कितने प्रधानमंत्रियों का योगदान है। और आर्थिक विकास की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 47 साल में जितना कर्जा नहीं था उतना कर्जा तो पिछले 10 साल के अंदर ले लिया। 55 लाख करोड़ कर्जा छोड़ के गए थे, जिसको 205 लाख करोड़ कर दिया। और आप आर्थिक विकास की बात करते हैं। मैनेजमेंट करने का हुनर जरूर आता है प्रधानमंत्री जी को कि किस तरीके से छोटी चीज को बखौल करके और किस तरीके से प्रचार करके आगे बढ़ाया जाए और देश की जनता को गुमराह किया जाए। आज प्रधानमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में जिस तरीके से मैं सुन रहा था, उन्होंने युवा, महिला और किसान और गरीब की बात की। युवाओं के लिए क्या किया आपने? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी। ये संसद के अंदर बात कही गई है कि मात्र 8,22,921 नौकरी दी गई है युवाओं को। आपने किसान की बात करी, अगर किसान की बात की होती तो 3 काले कानून जो आप लेके आए थे, उसके बाद आपने किसानों को वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हम इस पर काम करेंगे। क्या है? पिछले 4 दिन से किसान रोड पर बैठा है, शंभू बॉर्डर पर बैठा है, गोलियां चलाई जा रही है, मारपीट की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे बैठकर बात नहीं कर रहे। महिलाओं के लिए क्या हुआ रहा है? महिलाओं के लिए आज राजस्थान में महिला अत्याचार पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। कोटा के अंदर एक नाबालिग के साथ 4 लोग गैंगरेप कर देते हैं। अलवर के अंदर एक जो बालिका है उसको नाले के पास कपड़ा से मुंह बंधा पड़ा रहता है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और गरीबी की बात करते, गरीब आज गरीब से गरीब होता जा रहा है, असमानता बढ़ती जाती है। पीरियडिक लेबर
पीपल सर्वे फोर्स का वो जो डेटा है वो डेटा बता रहा है कि किस तरीके से आज असमानता गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार जहां 8% नौकरी देती थी हर साल, वो 4.5% हो चुकी है। मनरेगा का बजट था, इन्होंने बढ़ाया जरूर है, लेकिन 3 महीने से गांव के लोगों को मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा। और जितना अलोकेशन किया गया था, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, उतना पैसा तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ही नहीं। अगर 100 करोड़ अलोकेशन किया तो उसमें से मात्र 50 करोड़ इन्होंने पैसा लगाया। तो कांची जी, जिस तरीके से इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल घोषित किया जा रहा है, जिस तरीके से गरीब और वंचित को मारा जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को, जो विपक्ष डेमोक्रेसी की ताकत होती है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका भविष्य में खामियाजा जरूर भुगतेगी। ठीक है भरत जी, बात अगर लोकसभा चुनावों की करें तो राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्या कोई प्लान है कांग्रेस ने बनाया है जो? कांची जी देखिए, अभी बिल्कुल देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा में हमने 69 सीट जीती। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर करणपुर में उपचुनाव हुआ, जो कि ग्रामीण सीट आती है, और वहां 12,000 मतों से कांग्रेस विजय हुई, जबकि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो विधायक नहीं थे उनको मंत्री पद दिया, पूरी सरकारी मशीनरी लगाई। इसके अलावा 70 सीट जो हमारी सीट थी, उस 70 सीट पे हमने विजय हासिल करी, और 20 सीटें ऐसी थी ग्रामीण की जहां पर जो हमारी टक्कर का मुकाबला था मात्र 2000 कम वोटों से हमारे। इसी का कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी को गांव चलो अभियान चालू करना पड़ा। इनका पूरा मंत्रिमंडल, इनके पूरे विधायक, इनके पूरे पदाधिकारी गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 25 के 25 सांसद आपके थे, 2014 में भी आपके थे, 2019 में भी आपके थे, तो ऐसा क्या कारण पड़ा कि आपको गांव की तरफ जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको डर सता रहा है कि आपके गांव में स्थिति सही नहीं है, किसान आपसे खिलाफ है, महिलाएं आपके खिलाफ है, अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवा आपके खिलाफ है। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने जो गोद गांव लिए थे वो गांव में कितना काम किया, क्योंकि अगर काम किया होता तो इनको गांव की तरफ पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये डर बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, किस तरीके से भ्रमण किया जा रहा है। राजस्थान में 2.5 महीने से एक ऐसी योजना को चालू नहीं किया गया जिसके आधार पर ये जनता में जाकर लोगों से वोट मांग सके। सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति इनके द्वारा की जा रही है। कांची जी, निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान एक नया आयाम स्थापित करेगा, और जो 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो इनका मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला है। ठीक है अटल जी, भरत जी के आरोप है कि गांव चलो अभियान जो बीजेपी की ओर से शुरू किया गया है वो डर की वजह से शुरू किया गया है, आप क्या कहेंगे? कांची जी, ये आरोप लगाने की इनकी पुरानी मानसिकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आप देखिए ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को कितने समय तक इन्होंने आगे, मतलब कितना टाइम लगाया और कितने आरोप लगाए। हमारी सरकार आई, मोदी जी ने गारंटी दी, और देखिए कितनी सरलता से वो सक्सेसफुली क्लियर हो गया। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि पटल पर उसको नहीं रखा गया। तो ये डबल इंजन, देखिए ये डबल इंजन की सरकार का फर्क पड़ता है जहां, और आप, और दूसरा आरोप ये समझिए, ये लगा रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार। तो कांची जी, आप और हम, और इनफैक्ट मेघवाल साहब, हम सब तो बेरोजगार हैं इनके हिसाब से। मैं बोल रहा हूं कि 60 साल राज किया कांग्रेस ने इस देश में, तो क्या 2 करोड़ रोजगार की जरूरत, इन्होंने रोजगार सृजन किया क्या? ये केवल सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हैं। मैं यही बोलता हूं कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा बढ़ाइए। कांग्रेस वालों से यही कहने की कोशिश करता हूं कि थोड़ा बढ़ाओ, आप थोड़ा विजुअलाइज करिए। रोजगार का मतलब कुछ श्रम करके और उसके श्रम के बदले में कुछ अर्न करना, और उसके लिए इस तरीके के डेवलपमेंट लाओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाओ, देश के अंदर जल को संसाधन को लेकर के क्रांति लाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के क्रांति लाओ, आईटी को लेकर के क्रांति लाओ। आज ये आप लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने चली है। ये आसान काम नहीं था। ये जब तक युवा, महिला और गरीब जो आप बोल रहे हो वो लोगों का योगदान नहीं होता, तो यहां तक देश पहुंच नहीं सकता था। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करने की और विश्व की तीसरी इकोनॉमिकल शक्ति बनने की घोषणा की।
तो ये कैसे संभव है? कहां 40 लाख करोड़ होना भी मुश्किल हो जाता था जीडीपी, और आज 5-5 ट्रिलियन आप क्रॉस करने की स्थिति में आ रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? आप रोडें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, 4 करोड़ से ज्यादा आवास देखिए, आप मोबाइल, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आईटी के सॉल्यूशंस हैं, पूरा विश्व आईटी सॉल्यूशन के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि एक विजन लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उस विजन के तहत काम हो रहा है। केवल आरोप लगा करके, लोगों को बरगला करके, किसानों को और इनको बरगलाना। आप देखिए किस तरीके के किसान 4 करोड़ की मर्सिडीज लेकर के रोड पे, ये जो जमींदार हैं उनके लिए हम हक नहीं मांग रहे। हम कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको दो, आप उनको विकसित करो, और दो नहीं, सस्टेनेबल बनाओ उनको लॉन्ग टर्म तक। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म तक आप उनको अपंग रखो, आप उनको सस्टेनेबल बनाओ, आर्थिक रूप से उनको उन्नत बनाओ, टेक्निकल स्किल्स में आप उनको उन्नत बनाओ। ये होती है किसी एक विजन, किसी एक देश के प्रधानमंत्री की। ठीक है, आप देखिए भारत के अंदर एक बार आप अपने जो भी सगे संबंधी हैं जो रहते हैं उनसे पूछिए भारत की इज्जत पहले क्या इज्जत थी, और आज भारतीय लोगों को किस मान सम्मान के लिए किस तरीके से देखा जाता है। आप ये केवल बरगलाना और मूर्ख बनाना, इनके राहुल गांधी जी जनेऊ पहन करके और शिव मंदिर में जाकर के, और प्रियंका गांधी जी का कुछ वक्तव्य दे देना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब ढकोसलेबाजी नहीं। जो सत्य है उसके साथ रहोगे तो देश भी साथ चलेगा आपके, और असत्य एक समय बाद पराजित होगा ही होगा। तो आज ये जो राजस्थान में क्या पूरे देश भर में भगदड़ है, गुलाम नबी आजाद जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की कमजोरी और अहंकार के कारण आज उसकी दुर्गति हो रही है, और वो ये कारण है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और मैं आज ही आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय आर्थिक नीति और ये जो हमने महिलाओं का 33% आरक्षण किसने दिया, राष्ट्रपति कौन है, किस वर्ग से आती है, आप अगर लंबा तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी जगह पर कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ते रहे, और उसी विजन के कारण से ऐसा हो पाया है कि भी आज भारत के अंदर भारत तेजी से विकास कर रहा है और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और हम इसको जल्दी अचीव कर लेंगे। ठीक है भरत जी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या कारण आपको लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए जी कांची जी, मैं भी इस बारे में ये नहीं कह सकता कि कौन बीजेपी में जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं को मान सम्मान दिया, आज नाम दिया। अगर आज भरत मेघवाल भी इंडिया न्यूज के सामने अगर डिबेट करने बैठा है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आने वाले समय में मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया तो वो एक आपकी महत्वाकांक्षा होती है। पार्टी हर एक कार्यकर्ता को, हर एक व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम करती है। निश्चित तौर पर समय के साथ कभी उतार चढ़ाव चलते आते हैं, लेकिन निष्ठा और ईमानदारी एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी चीज होती है जिसे पार्टी के साथ निभाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से कोई इसका प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। अब देखने को भी मिला कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरवाया गया है। क्या ये वजह नहीं आपको लगती कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो कतार में सबसे पीछे खड़े इंसान को भी मुख्यमंत्री बना देती है? क्या आपको नहीं लगता ये मुख्य कारण हो सकता है? देखिए दोनों चीजें बहुत अलग है। नहीं कांची जी, देखिए दोनों चीजें अलग है। राज्यसभा जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा में पार्टी का आंतरिक मामला होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करवाती है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हुई है सोनिया गांधी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक को ठुकरा दिया था, जिनके यूपीए फर्स्ट और सेकंड के कार्यकाल में इस देश ने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन जैसे जैसे सोशल सिक्योरिटी एक्ट जैसी चीजें देखी, वो अगर राज्यसभा से यहाँ से जाती है और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल से लाकर जेपी नड्डा जी को गुजरात से भेज सकती है, अश्विनी वैष्णव जी को
साउथ से भेज सकती है। तो ये सब एक इंटरनल होता है। आपने कहा मुख्यमंत्री, तो देखिए जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो जमीनी स्तर से उठकर ही बनते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी भी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने राजस्थान में एक जादूगर परिवार से आए, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ये सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति है। लेकिन कांची जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने अटल जी से सवाल पूछा कि गाँव चलो अभियान क्यों चलाया गया, गाँव में क्यों किया गया, ये उस बात को हटाते हुए ना जाने कहां अनगढ़ बातों की ओर ले गए। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज जो है पूरे देश के अंदर एक बड़ा चैनल है, हर एक प्रदेश में आता है। तो यहाँ झूठ की बातों का खंडन किया जाए, और मैं आशा करता था कि आप उस बात का खंडन करते। इन्होंने 4 करोड़ की मर्सिडीज की बात कही, मैं इन्हें भी आग्रह करूंगा कि आप जाइएगा और उसको जरूर देखिएगा। वो जिस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने कई बार भी उसको फॉरवर्ड किया था, उसको सर्कुलेट किया था, वो 8-10 लाख की मॉडिफाई कराई हुई कार है। और मैं आशा करता हूं कि आपके चैनल पर इस तरह के कभी झूठे जो बातें हैं वो दोबारा ना की जाए और आप स्वयं उसका खंडन करें। आज गांव के अंदर जो किसान है वो किसान प्रताड़ित है। मैं अभी 2 दिन पूर्व ही अमित शाह जी का एक पुराना वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कभी किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं करी, हमने सदैव व्यापारियों के कर्ज माफी की बात की है। 14,56,000 करोड़ की व्यापारियों के माफ किए गए, लेकिन किसानों के माफ नहीं किए गए। आज एमएसपी की इन्होंने इसमें घोषणा पत्र में बात की थी, 2700 रुपए, ये एमएसपी को लागू नहीं कर पाए। इन्होंने एग्रीकल्चर फंड की बात की थी, उस एग्रीकल्चर फंड को नहीं बना पाए। हमने अलग से कृषि बजट दिया था, ये अलग से कृषि बजट नहीं दे पाए। अभी वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी थी, हमें आशा थी कि वो महिलाओं के लिए कुछ नया करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आधार पर हम ये कह सके कि हाँ, राजस्थान की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए आयाम स्थापित किए। और पुनः मैं वही बात कहूंगा कि यही वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल पर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि यहाँ पर राजस्थान का वैट सबसे ज्यादा है, पड़ोसी राज्यों में वैट कम है, यहाँ पे है जो उसका रेवेन्यू घट रहा है। तो जब आपके पास डबल इंजन की सरकार है, जब आपके पास सत्ता है, तो आपको एक चीज को ऐसा करना चाहिए था। और जब ये नई सत्ता में आए थे कांची जी, तब इन्होंने 100 दिवस की कार्य योजना बनाई थी। उस कार्य योजना का रूपरेखा तो पता करिए कि ऐसे कौन सी कार्य योजना बनाई थी जो अब तक धरातल पर ही नहीं आ पाई है। 15 से 20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरोप की राजनीति की जा रही है। इसलिए कांची जी, कांग्रेस पार्टी सदैव ये बात करती है कि हम संविधान के अंतर्गत जो अधिकार जनता को दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सदैव वही बात बोलते हैं कि हम डटकर लड़ाई लड़ेंगे। समय जरूर बुरा हो सकता है हमारा, लेकिन हमारे जज्बात बुरे नहीं है। हमारा जो हमारी ईमानदारी है हमारी पार्टी के प्रति, वो सदैव बनकर रहेगी। मैं अनगलत बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आज इस देश की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे ये पूछिएगा कि हरित क्रांति को लेकर कौन आया। आप जिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं ना, वो पहली बार सरपंच बनी थी और पंचायती राज में आरक्षण लेने का काम राजीव गांधी जी ने किया था, जो आरक्षण लेकर आए थे महिलाओं के लिए। अगर पंचायती राज में आरक्षण नहीं होता, जो आप द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बनती। और उससे पहले प्रतिभा पाटिल जी को, महिला को राष्ट्रपति कांग्रेस बना चुकी है। तो कम से कम इतिहास को पढ़िए और इतिहास की अवहेलना मत कीजिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काम किए हो, लेकिन पुराने इस देश ने 1947 के बाद 2014 तक बहुत बड़े बड़े काम किए। इतने अंधभक्त मत बनिए, इतनी आंख पर पट्टी मत बांधिए कि इस देश के अंदर आप ये कहें कुछ नहीं किया। अटल जी, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आपकी उम्र भी कांग्रेस सरकार में हुई थी। तो अगर आप पढ़ लिख कर आज कुछ बने ना, तो उसमें कांग्रेस सरकार का योगदान है। मेरा सवाल आपसे ये है, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी शिकस्त मिली थी, ठीक है अटल जी। भरत जी, मेरा सवाल यह है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई राजस्थान में, तो इसको लेकर कितना सबक कांग्रेस ने लिया है? लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। नहीं कांची जी, ये बिल्कुल गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप कह रहे हैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 150 से प्लस की बातें करती थी कि 150 प्लस आएंगे। हम 70 सीट लेकर आए। हम लास्ट टाइम 98 पे थे, उसके बाद हमने गठबंधन किया और गठबंधन के आधार पर हमने यहाँ सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पे 2000 से कम अंतराल में हम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये कहना शिकस्त मिली है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई करता हूं। आज मजबूत विपक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि राजस्थान में। और इसी का डर है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो यहां पर इस तरीके से बार बार राजस्थान में आए जा रहे हैं और ये जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और गांव चलो अभियान, जो आपने इनसे सवाल भी पूछा, ये नहीं कह पाएंगे। इनसे पूछिएगा कि इनके घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि के कितने पैसे इन्होंने कहे थे। इन्होंने कहे थे 12,000, उसके 8,000 रुपए दे रही है। इनसे पूछिए किसानों को बिजली देने की बात हुई थी पूरे के पूरे घंटे,
6 घंटे से भी ज्यादा किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है और किसानों की कर्ज माफी पर ये बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कांची जी। ठीक है, किसानों की कर्ज माफी का आपने जिक्र किया, यही सवाल मैं ले लेती हूं अटल जी से। अटल जी, बीजेपी की ओर से क्या किया गया किसानों की कर्ज माफी को लेकर, क्योंकि किसान भी आज एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरते हैं। देखिए कांची जी, किसानों को मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसानों को सस्टेनेबल बनाना ये अभियान है हमारा। ये बहुत चालाकी से अपंगता में रखने की कोशिश करते हैं देश के किसी भी वर्ग को, चाहे वो पहले देखिए भरत जी, पहले वो अनुसूचित जाति जनजाति को इसी तरीके से चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनावों को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता गद्दी पर किसको आसीन करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।